हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने जय प्रक्रम शुरू किया है और यह कक्षा 10 के लिए वीडियो तो बन रही है, लेकिन यह बाकी एग्जाम जैसे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ केवल कक्षा 10 के लिए वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका जितने भी सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहती है, क्योंकि अगर आप जैसे लगभग 99% जो एग्जाम्स होते हैं, लगभग 90 से 99%, उनमें हाई स्कूल तक का सिलेबस ही आता है। थोड़ा बहुत विशेष अंतर होता है, तो वो आप जैसे करंट अफेयर्स की बात कर लें या फिर इतिहास भूगोल की बात कर लें तो उसमें थोड़ा डीप में चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैक्सिमम बात करते हैं तो आप जैसे गणित हो गया और अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया और इसमें सामाजिक विज्ञान हो गया, यहाँ से लगभग 90% तक का सिलेबस आपका कवर होता है। लेकिन फिर भी हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जय प्रक्रम के बारे में चर्चा किया था और इसमें हम शुरुआत कर लेते हैं पोषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोषण है क्या। तो अगर आप कॉपी पेन लेके अगर लिखना शुरू भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो भी हम नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी हैंडराइटिंग में, अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। लेकिन अगर आप जैसे वीडियो को केवल सुन रहे हैं या फिर किताबों को केवल पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा याद करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आप वीडियो देखने के बाद चाहे किताब पढ़ने के बाद अगर उसको कहीं अगर लिख भी लेते हैं, लिखने के बाद अगर उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, तो पोषण की अगर परिभाषा की बात करें तो जीवों द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही पोषण कहलाती है। क्या कहेंगे आप कि जीवों द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। और अगर हम बात करें कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी जीव के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत है पोषण लेने की, तो आप बताएंगे कि सबसे पहली बात है तो जीव जब भी कोई काम करता है तो ऊर्जा के लिए, किसके लिए, ऊर्जा के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो भी आप पोषक पदार्थ लेते हैं तो उनमें कुछ पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा देंगे और बिना ऊर्जा के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर बोल दिया जाए कि क्या बिना खाना खाए आप जीवित रहेंगे, तो कहेंगे कि ना भैया, बिना खाना के तो हम एक ठे रोआ बिना हिला पाई, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो जब आप भोजन करते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि आपको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए भी आप पोषक तत्वों को लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऊर्जा तो मिलती है, साथ में शरीर का निर्माण करने के लिए भी, शरीर निर्माण के लिए भी आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, शरीर निर्माण के लिए। ठीक है, जैसे ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का आप प्रयोग करते हैं, शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन्स का प्रयोग होता है आपके शरीर में, प्रोटीन से ही आपके शरीर का निर्माण होता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर धीरे धीरे विकसित होते होते फिर बड़ा हो जाता है, तो इसमें भूमिका किसकी रहती है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जो पोषक तत्व आपके शरीर को निर्माण करने में जो सहायक पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर का निर्माण करते हैं और बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है। तीसरी बात ये है, तीसरा काम ये है कि जब शरीर में टूट फूट हो जाता है, शरीर में टूट फूट हो जाता है तो टूट फूट की मरम्मत के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप कहेंगे कि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए पोषक तत्व चाहिए, शरीर निर्माण के लिए पोषक तत्व चाहिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, जैसे अगर कहीं भी आपका कोई अंग है वो अगर थोड़ा सा कट जाता है तो उसकी मरम्मत करने के लिए भी पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप बात करें तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आपको पोषण की जरूरत होती है या फिर पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो ये पोषण क्यों आवश्यक है ये आपने जान लिया। और पहली बात ये जान लेते हैं कि पोषण क्यों जरूरी है, ये तो आपने जान ही लिया। ये जान लेते हैं कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से, भोजन के मुख्य घटक या फिर मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे
कि भोजन के मुख्य घटक में पहला आता है ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। वह कौन सा पोषक तत्व है जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है? तो आप कहेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है और आपको ऊर्जा मिलती है वसा से। ये पोषक तत्वों के नाम है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इससे आपको क्या मिलती है? तो ऊर्जा। फिर इसके बाद शरीर निर्माण के लिए, मतलब निर्माणकारी पोषक तत्व। निर्माणकारी पोषक तत्व में कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कि आपके अंगों के निर्माण में, या तो आप कह लीजिए कि आपका जो भी शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उसके निर्माण की बात करें तो उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें आपको जरूरत पड़ेगी प्रोटीन की, प्रोटीन के बाद खनिज लवण की, फिर उसके बाद उसमें जल की भी भूमिका रहती है। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, वसा आ जाएगा, और निर्माणकारी पोषक तत्व मतलब जो आपके शरीर में चाहे अंग पहली बार बन रहा है, चाहे वह बन करके फिर से दोबारा वह पुनः निर्मित हो रहा है। जैसे अगर कोई आपका अंग अगर कट पिट जाता है तो उसको फिर से पुनः निर्माण भी कर दिया जाता है, जिसको आप बोलेंगे टूट फूट की मरम्मत। तो टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन और खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है। फिर अगर आगे आप तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे है रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व, अगर रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्वों की बात करेंगे तो पहले नंबर आता है विटामिन्स का। किसका नंबर आता है? तो विटामिन्स का नंबर आता है। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है? तो इसमें कुछ मात्रा में खनिज लवण भी शामिल होते हैं। मतलब आपने जान लिया कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे कि भोजन के मुख्य घटक हैं ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, जिनमें हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, निर्माणकारी पोषक तत्व में बताएंगे प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, और रोगों से रक्षा करने वाले जो पोषक तत्व हैं वो है विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। इसके बाद हम लोग बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल के बारे में थोड़ी थोड़ी पॉइंट है, हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्वों के बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की निर्माण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इससे आपको ऊर्जा कितनी मिलती है? तो इससे आपको ऊर्जा मिलती है 4.2 से लेकर के 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है इससे, तो कार्बोहाइड्रेट से। फिर अगली पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है
जटिल कार्बोहाइड्रेट। और सरल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं, तो उदाहरण में आप बता सकते हैं कि सरल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद लैक्टोज, मैल्टोज, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो आप बताएंगे कि ये सभी के सभी सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। फिर अगर हम बात करें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों कहां से मिलता है, तो ग्लूकोज आपको मिल जाएगा जो ग्लूकोज आपको मिल जाएगा जो फ्रूट होते हैं, जो हनी मतलब शहद से मिल जाएगा, आपको फलों से मिल जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चीनी से क्या मिलता है, तो चीनी से सुक्रोज मिलता है, दूध से लैक्टोज मिलता है, और जो आप सीड खाते हैं, बीज, जो अंकुरित बीज अगर खाते हैं आप, जैसे किसी भी, जैसे दाल आप खा लीजिए, चाहे आप कोई भी मीठा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खा लीजिए आप, तो उससे आपको मेल्टोज मिलता है। ठीक है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, फिर इसके बाद काइटिन, ग्लाइकोजन, ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक और है जो आलू से प्राप्त होता है, वो है मंड भी एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो भी कीट पतंग है, जैसे देखेंगे आप बिच्छू है चाहे केकड़ा है, तो उसमें ऊपर वाला जो भाग है वो थोड़ा मजबूत रहता है। कान खजूरा हो गया, ठीक है, तो इसमें जो ऊपरी जो थोड़ा सा मजबूत भाग होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है। और ग्लाइकोजन, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपके लीवर के द्वारा उसको ग्लूकोज को, कई सारे ग्लूकोज को मिला करके ग्लाइकोजन बना दिया जाता है। फिर इसके बाद आलू का मतलब ये है कि जब पेड़ पौधों में जब भोजन बनता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। लेकिन जैसे ही वो जड़ों के पास जाना शुरू कर देता है भोजन, तो जड़ और तनों के पास जाते जाते वह किस रूप में बदल जाता है, तो मंड के रूप में। जैसे आप आलू को अगर काट देते हैं तो आप देखेंगे तो हल्का सा सफेद चिपचिपा पदार्थ आपको वहां दिखाई देता है, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, उसे ही मंड कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता क्या है। कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता क्या है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है आपके शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर उपयोगिता की बात करेंगे तो उपयोगिता में आपको क्या समझना है, तो इससे आपको मिलती है ऊर्जा। आपको क्या मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है। बिना ऊर्जा के आप काम नहीं कर पाते हैं। और वह ऊर्जा मिलती कहां से है, तो वह ऊर्जा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगले पोषक तत्व की, और अगले पोषक तत्वों में हम ले लेते हैं वसा को। दूसरे नंबर पे आता है वसा। वसा की अगर बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका भी निर्माण आपको मिलेगा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वसा का निर्माण होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। और आप देखेंगे कि जो वसा है उससे आपको ऊर्जा कितनी मिलती है, तो ऊर्जा आपको मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है आपको। ठीक है। तो वसा का निर्माण किससे होता है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और वसा से आपको ऊर्जा कितनी मिलती है, तो एक वसा के अणु से आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर अब इसकी बात करेंगे उपयोगिता की, किसकी बात कर रहे हैं हम, उपयोगिता की। तो उपयोगिता की अगर बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि यह मिलता कहां से है। जैसे स्रोत क्या है इसके स्रोत क्या क्या है, तो स्रोत में बात करेंगे तो जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, घी,
ठीक है। और घी में जैसे नारियल से भी, नारियल से, सरसों से, सोयाबीन से, इन सब से क्या मिलता है आपको, तो वसा मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगली पॉइंट में, तो हम बात कर सकते हैं उसकी उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता क्या क्या होती है वसा की, तो सबसे पहले अगर उपयोगिता में हम लें तो उपयोगिता में हम कह सकते हैं कि जो शरीर की बनावट होती है, शरीर को बनावट या फिर उसकी आकृति देना, शरीर को आकृति देना किसका काम है, वसा का काम है। और इसके साथ ही साथ ताप नियंत्रण, आपके शरीर में ताप का जो नियंत्रण है वह भी किसके द्वारा होता है, तो वह भी होता है वसा के द्वारा। और दूसरी चीज है कि जब आप अगली कक्षाओं में अगर पढ़ेंगे आप, या फिर हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे वसा के बारे में, जब कोशिका हम लोग पढ़ते हैं, कोशिका के बाद हम लोग जब ऊतक पढ़ते हैं, तो उसमें एक वसी ऊतक भी होता है, मतलब जिसका निर्माण वसा से होता है, और वह अंगों की सुरक्षा भी करता है। किसकी सुरक्षा करता है, तो अंगों की सुरक्षा। इतने सारे काम किसके हैं, तो वसा के हैं। मतलब वसा का निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वसा के एक अणु से आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और स्रोत क्या है, तो इसका दूध, पनीर, घी, नारियल, सरसों, यहाँ से आपको यह वसा मिल जाता है। उपयोगिता क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या क्या है, तो शरीर को आकृति प्रदान करना वसा का काम होता है। ताप नियंत्रण करना आपके शरीर का, यह भी वसा का काम होता है। और अंगों की सुरक्षा करना, यह भी किसका काम है, तो यह भी वसा का ही काम है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एक अगले पोषक तत्व की, और वह है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो पोषक तत्व आता है वह है प्रोटीन। और प्रोटीन की अगर हम निर्माण की बात करें, तो प्रोटीन का निर्माण किससे किससे होता है, तो इसका भी निर्माण होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, जिंक से और नाइट्रोजन से। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये मुख्य पदार्थ होते हैं। मतलब प्रोटीन के निर्माण में कई तत्व मिलते हैं, तब जाकर के प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये प्रोटीन के बारे में आपने समझ लिया। फिर इसके बाद अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो ऊर्जा हमें मिलती है 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी। किलो कैलोरी एनर्जी आपको किससे मिलती है, तो आपको मिलती है प्रोटीन से एनर्जी। फिर अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि मतलब ये प्रोटीन हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन हमें मांस से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, दूध से मिलेगा, इसके बाद बीज से भी मिलता है आपको प्रोटीन। जो भी बीज होते हैं, जैसे तो मटर का दाना हो गया, चाहे चना का बीज हो गया, इस तरह से आपको फिर दाल से भी प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सब जगह से आपको प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर उपयोगिता की बात करें इसकी, कि प्रोटीन की उपयोगिता क्या क्या है, तो प्रोटीन की उपयोगिता है, आप कह सकते हैं कि शरीर का निर्माण करने में जो सहायक होता है पोषक तत्व, वो होता है प्रोटीन। फिर इसके बाद शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भी कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, तो वो भी होता है प्रोटीन, टूट फूट की मरम्मत के लिए। फिर इसके बाद आपके शरीर में जितने हार्मोन्स हैं, जितने भी क्या हैं, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी क्या हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है। आपके शरीर में जितने एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। तो प्रोटीन से आपके शरीर का निर्माण होता है, आपके शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत होती है। प्रोटीन से आपके शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगले अगर पोषक तत्वों की बात करें हम लोग, तो हम लोग बात कर सकते हैं विटामिन्स की। किसकी बात करेंगे, विटामिन्स की। तो चौथे नंबर पे जो पोषक तत्व आता है वो होता है विटामिन्स। और सबसे पहली बात की अगर विटामिन्स को अगर हम लोग देखें, तो विटामिन्स आपको हरी सब्जियों से मिलते हैं, हरी सब्जियों से, ठीक है।
और विटामिन आपको मिलता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो यहाँ से आपको विटामिन मिल जाते हैं। और विटामिन करते क्या है, न तो ये आपको ऊर्जा देते हैं, न ही आपके शरीर को ये निर्मित करेंगे। तो इनका काम क्या है, तो अगर हम इनकी उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या क्या है इनकी, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो विटामिन हैं वह कितने प्रकार के। विटामिन की अगर प्रकार में बात करेंगे तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील मतलब एक विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जल में घुलनशील, मतलब घुलनशीलता के आधार पे इसे अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो एक प्रकार के विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील और एक प्रकार के विटामिन होते हैं जल में घुलनशील। और अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो इसमें नाम आता है ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। और इसमें एक याद करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे एक पारदर्शी आप गिलास लीजिए और पारदर्शी गिलास में आप दूध डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए, दूध। और दूध से आपको क्या मिलता है, वसा मिलती है, ठीक है। इसमें आप दूध डाल लीजिए और दूध में अगर मान लीजिए कोई भी आप अगर एक कीड़ा डालें, दूध में क्या डालेंगे आप, कीड़ा, तो क्या आपको वह कीड़ा उसमें दूध में डालने के बाद दिखाई देगा? अगर वह ऊपर रहेगा, जैसे मान लीजिए इतना अगर आपने दूध भर दिया है इसमें गिलास में, तो जब कीड़ा ऊपर जाएगा तभी आप देख पाएंगे, या फिर किनारे पे सटेगा तभी आप देख पाएंगे। लेकिन अगर दूध में रहेगा बिल्कुल चारों तरफ से दूध में कीड़ा, तो क्या कीड़ा को आप देख पाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं देख पाएंगे सर, पानी थोड़ी ना के देखेंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब दूध में आपको वसा मिलती है और दूध में अगर कोई भी चीज अगर आप घोल देते हैं तो वह आपको दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब यह है कि कीड़ा दूध में दिखाई नहीं देता है। और कीड़ा को हम क्या लिख सकते हैं, KEDA, यह क्या है, तो यह है कीड़ा। कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, कीड़ा है। फिर इसके बाद यह किसमें आपने डाल दिया, दूध में। और दूध से आपको क्या मिलती है, तो वसा। और वसा में कीड़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब दूध में कीड़ा नहीं दिखाई देगा। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कीड़ा दूध में दिखाई नहीं देता है, मतलब ADE या फिर KEDA, यह विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। और जो बाकी बच गया बी और सी, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। अगर फिर इसमें हम आगे बात कर लेते हैं इनकी उपयोगिता क्या है। तो अगर विटामिन्स की उपयोगिता की बात करते हैं तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि विटामिन्स आपके शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। रोगों से रक्षा करना किसका काम होता है, तो विटामिन्स का काम होता है, ठीक है। और आपके शरीर में जो भी नियंत्रण का काम होता है, नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आप ये कहेंगे कि विटामिन डी से हड्डियों का क्या तात्पर्य, तो जानते हैं विटामिन डी क्या करता है, आपके आंतों की जो कैल्शियम अवशोषण की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो एक तरीके का यह रेगुलेशन यानी नियामक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है विटामिन को। तो इसलिए इनकी उपयोगिता किस रूप में होती है, तो रोगों से रक्षा करने में, इसके साथ ही साथ नियामक पदार्थ के रूप में भी इसकी जरूरत होती है, किसकी, विटामिन्स की, ठीक है। तो आपने विटामिन्स के बारे में भी पढ़ लिया। फिर हम लोग 5वें नंबर पे पढ़ लेते हैं कि खनिज लवण और जल की उपयोगिता क्या है। खनिज लवण और जल, 5वें नंबर पे जो पोषक तत्व आएंगे वह आएगा जल एवं खनिज लवण। और अगर जल की बात करेंगे आप, तो जो जल है वो आपके शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। जल के वजह से ही आपके शरीर का ताप नियंत्रण रहता है। ताप नियंत्रण का काम किसका है, जल का। फिर इसके बाद जीव द्रव्य
निर्माण का काम किसका होता है? तो जीव द्रव्य के निर्माण में भी जल का महत्वपूर्ण भूमिका। जीव द्रव्य होता क्या है? तो कोई भी एक सेल होती है, कोशिका होती है, तो जो उसमें जीवित भाग होता है, चाहे वह आप कोशिका द्रव्य कह लीजिए, उसमें कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, तो ये तीनों ही कोशिका के जीवित भाग होते हैं और इनको ही जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य का निर्माण करना हो, चाहे आपके शरीर में ताप का नियंत्रण करना हो, वह किसकी वजह से होता है? तो जल के ही माध्यम से होता है। ठीक है, और जल आपके शरीर को घुलनशीलता प्रदान करता है। जैसे आपका जो ब्लड है उसमें लगभग 55% आपके ब्लड में, मतलब रुधिर में आपके लगभग 55% किसकी मात्रा होती है? तो जल की मात्रा होती है। और उसी जल के कारण ही आपका जो रुधिर है वह एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, बह सकता है, मतलब वह एक तरल रूप में होता है। किस कारण से? तो जल के माध्यम, जल के कारण ही। और जल के कारण ही रुधिर में घुलनशीलता का गुण पाया जाता है। और घुलनशीलता के कारण ही जैसे ही आप जब भोजन करते हैं तो वह पचने के बाद कहाँ जाता है? तो पचने के बाद आपके रुधिर में चला जाता है और रुधिर के माध्यम से वह अलग अलग अंगों के पास जाता है। तो अलग अलग अंगों के पास जो पोषक तत्व जाएंगे तो वह किसी के साथ में ही जाएंगे, और वह तरल पदार्थ कौन होता है? तो वह जल होता है। ठीक है, तो जल में किसका गुण होता है? घुलनशीलता का गुण होता है। ठीक है, घुलनशीलता का गुण। और इसके बाद बात करते हैं खनिज लवण। तो जो खनिज लवण है उनकी उपयोगिता क्या है? तो उनकी उपयोगिता है कि यह एक प्रकार के नियामक पदार्थ भी हैं। नियामक पदार्थ मतलब ये रोगों से लड़ने में हमें रक्षा भी करते हैं, और दूसरी चीज है अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। और अंगों के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? खनिज लवण। जैसे आप कह सकते हैं कि जो दांत और हड्डियां हैं उसका निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो कैल्शियम और फास्फोरस आप बता रहे हैं वह क्या है? वह खनिज लवण है। आपके रुधिर में लोहे की मात्रा होती है। लोहा क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण है। ठीक है, तो नियामक पदार्थ कह लीजिए, चाहे अंगों के निर्माण में सहायता की बात कर लीजिए, तो उसमें भी कौन सहायक होते हैं? तो उसमें सहायक होते हैं खनिज लवण। तो ये आपने जान लिया कि आपके शरीर में जब आप भोजन करते हैं तो तमाम प्रकार के पोषक तत्व जाते हैं, और वो पोषक तत्व आपको कहां कहां से मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ उनकी उपयोगिता क्या क्या होती है, ये सभी चीजों को आपने जान लिया। ठीक है, फिर अगली कड़ी में हम समझेंगे कि पोषण के प्रकार क्या है। ठीक है, अगली कड़ी में हम लोग जान लेंगे पोषण के प्रकार के बारे में, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ आप इतनी ही बात को समझिए। फिर अगली वीडियो में हम अगले कंटेंट को आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर के, चाहे जिस भी माध्यम से, हमारी बातों को आप भूलिए नहीं, आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि चाहे परीक्षा की दृष्टि से कह लीजिए और चाहे ज्ञान के विषय में, क्योंकि जीव विज्ञान का टॉपिक ऐसा है कि अगर आप उसको समझ लेते हैं तो चाहे पर्यावरण की रक्षा भी आप करना चाहें, चाहे अपने शरीर की खुद की अगर रक्षा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यह किससे संभव हो पाएगा? तो यह संभव हो पाएगा जीव विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको प्रतिदिन एक नया वीडियो देंगे। ठीक है, जिससे आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। भले ही कोरोना काल चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोरोना काल से बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और ये समय है और हमारा सुनहरा समय चल रहा है पढ़ने लिखने का, क्योंकि कोई काम धाम नहीं है, ना मार्केट जाना है सब्जी लाने के लिए और न कुछ करना है, क्योंकि मार्केट में भी शेड्यूल तय हो गया है कि ठीक है आपको सोमवार को आना है, एक दिन गैप दे करके बुधवार को आना है, इस तरह की चीजें। तो बाकी जो जितना समय बच रहा है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जीव विज्ञान ही पढ़ें, मतलब आप सभी विषयों के बारे में पढ़िए, क्योंकि कक्षा 10वीं तक आपको चाहे पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, और सब कुछ पढ़ने का मतलब ये है कि चाहे सरकार हो चाहे कोई भी अध्यापन संबंधी मुद्दे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है कि आप केवल सभी विषयों के बारे में जानकारी रखिए, ताकि आपका जो जीवन है वह एक सही रूप धारण कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मित्रों, धन्यवाद।